हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 27 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, स्टेट्स आर गारंटीड टू बी कंपेंसेटेड फॉर द रेवेन्यू शॉर्टफॉल ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी टिल 2030। मतलब कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कम हुआ उसको कंपेंसेट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट टिल 2030। सेकेंड स्टेटमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवीज एन एडिशनल टैक्स ऑन सीजीएसटी टू कंपेंसेट स्टेट्स अंडर जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स स्कीम। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसके अंदर ये जो टाइम लिमिट है वो गलत है, बिकॉज जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ 2017 में और ये जो कंपेंसेशन टू स्टेट्स स्कीम है उसकी वैलिडिटी है अप टू 5 years। दैट मीन्स इट वुड एंड ऑन 2022। तो उसकी इंप्लीमेंटेशन की वजह से स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो कम हुआ है और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन भी देगी, बट ओनली टिल 5 years, दैट इज अप टू 2022। तो यहाँ पे टाइम लिमिट जो है वो गलत है, हेंस इट विल बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाया है। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट्स एन कॉम्पेंसेशन सेस, राइट? सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉम्पेंसेशन सेस कलेक्ट करती है जो गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर्स है उनसे, एंड देन दिस सेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स। तो यहां पे एडिशनल टैक्स कहा गया है, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सो आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू। सो ऑपोजिशन के काफी सारे लीडर्स ने एक साथ मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ इश्यूज के ऊपर उनका अपोज किया है, जैसे कि जेडबलई एंड नीट के एग्जाम्स कंडक्ट करना, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के जो जीएसटी ड्यूज है उसको टाइमली पे करना। तो ऐसे इश्यूज के लिए काफी सारे लीडर्स ने मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोज किया है। Question number 2. Recently, RBI announced a moratorium scheme for banking sector. Which of the following are drawbacks of this scheme? Recently, RBI ने एक moratorium scheme डिक्लेयर की थी मार्च 2020 में। तो उसके ड्रॉबैक्स क्या है? फर्स्ट, हायर एनपीएस। सेकंड, कॉन्ट्रैक्शन इन रेवेन्यू। थर्ड, लोअर क्रेडिट रेटिंग। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों इसके ड्रॉबैक है। अभी के मॉरेटोरियम स्कीम के अंदर क्या है, जैसे लॉकडाउन के अंदर इकोनॉमी जो है इट फेस्ड सेटबैक। तो ऐसे टाइम पे जिन्होंने लोन ली है तो वो लोन की इंस्टॉलमेंट जो है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, राइट? सो 3 मंथ्स का उनको मोराटोरियम पीरियड दिया गया था अंडर दिस स्कीम। तो इससे क्या होगा कि जो पेयर्स है दे विल इरोड द क्रेडिट कल्चर। तो यहां से एनपीए जो है वो टेम्पररी बेसिस पे इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज बैंक्स को उस पर्टिकुलर टाइम में इंस्टॉलमेंट जो है वो रेगुलर नहीं मिलेंगे, देन इट विल लीड टू हायर एनपीए। सेकेंड, उस टाइम के दौरान इकोनॉमी में जो रेवेन्यू है वो भी कम होगा, बिकॉज इंटरेस्ट की इनकम जो है वो कम होगी। देन बैंक्स के लिए इट इज वन काइंड ऑफ रेवेन्यू, सो वो भी कम होगा। सो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, क्योंकि अगर एनपीए इंक्रीज होगी और रेवेन्यू जो है वो कम होगा, देन इट विल लीड टू लोअर क्रेडिट रेटिंग ऑफ बैंक्स। सो तीनों ड्रॉबैक्स करेक्ट है, हेंस द आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3। सो मोराटोरियम स्कीम के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये आंसर मांगा है कि इट कैन नॉट हाइड बिहाइंड द आरबीआई। सो उनको रिलीफ जो है वो टाइमली पे करने होंगे और इस वजह से ये मोराटोरियम स्कीम जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट पीएम केयर्स? पीएम केयर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, contributions in this fund does not qualify for CSR activities, that is corporate social responsibilities. Second, it will strengthen the disaster management capabilities of the country.
थर्ड, द फंड एनेबल्स माइक्रो डोनेशंस। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर कोई भी पीएम केयर्स फंड के अंदर डोनेट करते हैं देन इट डज क्वालिफाई फॉर दी सीएसआर एक्टिविटीज। सो यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि ये फंड जो है उसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाएगा, राइट। सो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड भी करेक्ट है बिकॉज इसके अंदर कोई मिनिमम डोनेशन की लिमिट नहीं है। सो इट एनेबल्स माइक्रो डोनेशन। अगर आपको 100 रुपीज डोनेट करने हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको 1 लाख रुपीज करने हैं तो भी आप कर सकते हैं। सो द फंड एनेबल्स माइक्रो डोनेशन, जिसकी वजह से इसका क्वांटम जो है, मिनिमम क्वांटम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन क्वांटम ऑफ डोनर्स आर हायर एज कंपेयर टू अदर फंड्स। सो आवर आंसर विल बी बी, सेकेंड एंड थर्ड। सो रिसेंटली पीएम केयर फंड जो है वो न्यूज में इसलिए था बिकॉज ऑपोजिशन पार्टीज के अंदर भी काफी सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया था कि इट शुड फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट और उसका भी रेगुलर ऑडिट होना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट दिया था कि इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी फंड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, हेंस इसका ऑडिट नहीं हो सकता एंड इट डज नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ पब्लिक ऑथोरिटीज डेफिनेशन अंडर आरटीआई एक्ट। Question number 4. The term e-Sanjeevani recently seen in news. It is dash. First, electronic grievance redressal mechanism for consumer disputes. Second, e-telemedicine service portal. Third, central government portal for tracking COVID patients. And fourth, none of the above. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। The answer is B, telemedicine services portal. It is a doctor to doctor telemedicine service portal under Ayushman Bharat health and wellness centers, राइट। सो ई संजीवनी काफी बार न्यूज में रहता है, अगर आप न्यूज़पेपर डेली ट्रैक करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इजी होगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम स्टार्ट्स टेली कंसल्टेशन सर्विसेज थ्रू ई संजीवनी पोर्टल, और उसी के साथ एक एसोसिएटेड पोर्टल भी है दैट इज ई संजीवनी ओपीडी। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट? आफ्स्पा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट, आर्म्ड फोर्सेस हैव पावर्स टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर विद इन द होल टेरिटरीज ऑफ द स्टेट अंडर दिस एक्ट। सेकेंड, only the central government has powers to declare any area as disturbed areas under this act. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखिए सबसे पहले ये आफ्स्पा जो है किस तरीके से काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी स्टेट को इस आफ्स्पा एक्ट के अंडर डालेंगे, देन सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, तीनों के पास ये अथॉरिटी है कि उस स्टेट के किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सके। सो सेकंड स्टेटमेंट यहां से गलत हो जाएगा बिकॉज यहां पे ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है। फिर उसके बाद ये डिस्टर्ब्ड एरिया जो भी है उसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस को सर्टेन राइट्स दिए जाते हैं कि वो किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज कर सकते हैं, या फिर उनके खिलाफ विदाउट वारंट कोई एक्शन ले सकते हैं। और यहां पे क्या लिखा है कि विद इन होल टेरिटरीज ऑफ द स्टेट अंडर दिस एक्ट। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा बिकॉज जितना उस स्टेट के अंदर डिस्टर्ब्ड एरिया है सिर्फ उसी के अंदर आर्म्ड फोर्सेस को पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ राइट्स दिए जाते हैं, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट विल आल्सो बी इनकरेक्ट। आवर आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2 बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा गया था। सो आसाम राइफल और मिजोरम गवर्नमेंट के बीच में ये स्टैंड ऑफ चल रहा है और वहां पे भी पर्टिकुलरली ये जो आफ्स्पा है वो अभी एनफोर्स्ड है, तो इस वजह से ये आफ्स्पा जो है वो न्यूज में रहता है। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ मोर देन वन नेबरिंग कंट्री?
मतलब कि इसमें से कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक से ज्यादा हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी नागालैंड एंड डी मणिपुर। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज मिजोरम। यहां पे आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा जो है इट शेयर्स बॉर्डर ओनली विद बांग्लादेश। फिर उसके बाद मणिपुर तो ओनली विद द म्यांमार। ऑल्सो नागालैंड शेयर्स बॉर्डर ओनली विद म्यांमार। बट मिजोरम जो है वो बांग्लादेश एंड म्यांमार दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। हेंस द आंसर विल बी मिजोरम। अगेन ये जो अभी हमने न्यूज आर्टिकल देखा उसके अंदर भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो न्यूज में है। और मिजोरम के अंदर अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Constitution prohibits discriminations on which of the following grounds for matters of public employment? मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर इनमें से कौन से ग्राउंड के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता एज पर कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट प्लेस ऑफ बर्थ, सेकंड रिलीजियन, थर्ड जेंडर। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। काफी आसान क्वेश्चन है। अंडर आर्टिकल 16(2) there should be no discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth or descent, right? So these are the ground. Place of birth भी correct है, religion भी correct है और gender भी correct है। So our answer will be D 1, 2 and 3। लेकिन उसके अंदर आर्टिकल 16(3) में ये लिखा है कि only the central government can provide residence as a condition टू प्रोवाइड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो रेसिडेंस जो है वो एज अ कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है अंडर दिस आर्टिकल कि वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस है, कुछ कंडीशन ऐसी है कि जिसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट भी रेसिडेंस को एज अ कंडीशन इंप्लाई कर सकते हैं। और इसी के बेसिस पे रिसेंटली काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने लोकल रिजर्वेशन जो है वो अनाउंस किया था। सो महाराष्ट्र इज वन ऑफ देम। महाराष्ट्र के अंदर अभी मराठा कोटा जो है वो न्यूज में है बिकॉज इट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। ऑल्सो रिसेंटली मध्य प्रदेश अनाउंस्ड रिजर्वेशन फॉर लोकल पॉपुलेशन। तो ये लोकल रिजर्वेशन जो है वो काफी न्यूज में है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लिटरेसी इन इंडिया as per 2011 census? First, Bihar has shown highest decadal difference in literacy rate among all the states. Second, highest literacy gap between male and female is recorded in Rajasthan among all the states. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बिहार के अंदर जो 2001 की कंपैरिजन में अगर हम 2011 सेंसस की बात करें सो ऑलमोस्ट 16% का इंप्रूवमेंट है। तो इस वजह से ये सबसे हाईएस्ट है सभी स्टेट में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि अगर मेल लिटरेसी एंड फीमेल लिटरेसी के बीच में अगर गैप देखने जाए सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इट इज ऑलमोस्ट 27.85% इन राजस्थान, जो सभी स्टेट में सबसे ज्यादा। सो सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। Hence the answer will be C both 1 and 2. So आज के न्यूज़पेपर में ये एडिटोरियल है। It is written by former director of NCERT that how India should focus on imparted literacy. So national education policy और इस वजह से भी ये लिटरेसी जो है वो न्यूज में है। तो एजुकेशन सेक्टर काफी न्यूज में रहता है, उससे रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपको डीप स्टडी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर और पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान? फर्स्ट, प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस ऑयल सीड्स एंड कोपरा। सेकेंड, price deficiency payment scheme, private players will pay the deficient prices to farmers. Third, pilot of private procurement and stockist scheme, oil seeds procurement through private firms.
तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, 1 ओनली। फर्स्ट पैर जो है वो करेक्ट है। अब देखिए ये जो पीएम आशा स्कीम है उसके 3 कंपोनेंट है जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर गवर्नमेंट जो है वो पल्सेस, ऑयल सीड एंड कोपरा को प्रोक्योर करेगी, तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड इज इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम का मतलब ये होता है कि एमएसपी और मार्केट प्राइस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, अगर उसकी वजह से किसी भी फार्मर को कोई लॉस होता है, देन द डेफिशिएंट प्राइस विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट, राइट। और यहां पे क्या लिखा है कि प्राइवेट प्लेयर्स, तो इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज इसके अंदर प्राइवेट प्रोक्योरमेंट की बात की जाती है। प्राइवेट फर्म्स जो है, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, दे विल बी अलाउड टू प्रोक्योर दी क्रॉप्स एट एमएसपी। सो ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट की यहां पे बात नहीं की गई है, इस वजह से ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा और आंसर विल बी ए, 1 ओनली। सो रिसेंटली एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स जो है वो काफी न्यूज में है और काफी सारे स्टेट्स जो है इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस वजह से कुछ ऑर्डिनेंसेस और ये सब स्कीम जो है वो न्यूज में है। पर्टिकुलरली इस आर्टिकल में भी काफी सारी चीजें जो है वो प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अमेंडमेंट इन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जैसे कि पीएम आशा स्कीम, जैसे कि फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब चीजों के ऊपर आपको नोट्स जो है वो प्रिपेयर करने चाहिए। Question number 10. Which of the following European country does not share boundary with the Mediterranean Sea? First, Spain. Second, Italy. Third, Greece. And fourth, Portugal. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, पोर्टुगल। यहां पे आप देख सकते हैं कि पोर्टुगल जो है इट शेयर्स बाउंड्री विथ एटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी जो यहाँ पे है। सो स्पेन जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, इटाली इज ऑल्सो देयर एंड ग्रीस जो है वो भी बाउंड्री शेयर करता है। सो आवर आंसर विल बी डी। अगेन जो टर्की एंड ग्रीस के बीच में मेडिटेरेनियन सी के अंदर जो रिसोर्सेस है उसके लिए जो कंफ्लिक्ट चल रहा है, इस वजह से पूरा मेडिटेरेनियन सी जो है वो न्यूज में है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।